Good afternoon everyone. Now in finance we are going to start with a new topic, that is inventory management. Now first of all understand the meaning of the word inventory. Inventory का मतलब होता है stock, right? So this chapter is basically dealing with problems related to stock and how much to order. इन्वेंट्री के अंदर आप लोग ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजर को अगर ऑर्डर करना है तो कितनी यूनिट्स का ऑर्डर एक बार में करें, इसी तरह से एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना वक्त होना चाहिए, और अगर ऑर्डर करे तो एक बार में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर करना चाहिए. सो इन्वेंट्री इज बेसिकली डीलिंग विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टॉक, हाउ मच क्वांटिटी नीड्स टू बी ऑर्डर्ड, what should be the time gap between two orders, right? जो कि आप लोग अलग अलग फॉर्मूले से सीखेंगे. तो पहले तो इन्वेंट्री का मतलब याद रखिएगा. इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, कितना यूनिट्स का आपको स्टॉक करना चाहिए, और उसके लिए आपको पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि आपको कितनी यूनिट्स का ऑर्डर करना चाहिए ताकि आपकी कॉस्ट ऑप्टिमम हो, और उसको बोला जाता है EOQ. यहाँ पर जो मॉडल यूज होगा वो होगा EOQ मॉडल. इसका EOQ का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. तो एक बार फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा. EOQ यहाँ पर जो लिखा हुआ है EOQ का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. और इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक बार में इन्वेंट्री मैनेजर को कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट जो हो वो ऑप्टिमम हो, राइट? आई रिपीट, EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, और इसका मतलब है कि कितनी यूनिट्स का ऑर्डर एक बार में प्लेस करना चाहिए ताकि उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट बिल्कुल ऑप्टिमम रहे. और इसको पता कैसे लगाएंगे, इसके लिए नोट करिएगा एक फॉर्मूला. द फर्स्ट फॉर्मूला EOQ, it is equal to 2 into demand into CO by CH. एक बार ये फॉर्मूला नोट करिएगा. इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए 2 into D, D का फुल फॉर्म लिखिएगा एनुअल डिमांड. D stands for एनुअल डिमांड, और इसके 3-4 अलग अलग नेम्स भी फेमस हैं, वो भी नोट कर लीजिएगा. एनुअल डिमांड और एनुअल रिक्वायरमेंट. कभी रिक्वायरमेंट दिया हुआ हो, बी मतलब डिमांड, रिक्वायरमेंट, यूजेज, कभी यूजेज वर्ड आ जाए, या फिर कंजम्पशन, कंजम्पशन दिया हुआ हो, वो सब के सब डी को ही इंडिकेट करेंगे. आई होप you are taking it down. Demand, requirement, usage, consumption, ऐसा कोई भी वर्ड हो. और कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लाई दे दिया जाता है, डिमांड नहीं दी जाती. तो आपको याद रखना है, जैसे सप्लाई दे दी 500 यूनिट्स, तो आपको सप्लाई को ही डिमांड में अज्यूम करना पड़ेगा. कभी कभी एग्जामिनर डिमांड ना देकर सप्लाई की वैल्यू दे देता है, तो अगर सप्लाई दिया हुआ हो तो आपको फिर सप्लाई की वैल्यू को ही डिमांड एज्यूम करना पड़ेगा. अगला लिखो CO. CO का फुल फॉर्म है ऑर्डरिंग कॉस्ट. C और फुटनोट में छोटा सा O लिखा हुआ है, तो CO का फुल फॉर्म लिखिएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इसका दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट. तो कभी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट दिया हुआ हो, इसका मतलब ही होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट. और इसका एक तीसरा नाम भी फेमस है सेटअप कॉस्ट. कभी सेटअप कॉस्ट दिया हुआ हो, वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट को ही इंडिकेट करेगा. आई रिपीट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट. नेक्स्ट CH लिखिएगा फुल फॉर्म. CH का होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट. इसका दूसरा नाम है कैरिंग कॉस्ट. होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट. और इसका एक तीसरा नाम और फेमस है स्टोरेज कॉस्ट.
स्टोरेज कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट, ये किसको इंडिकेट करेंगे? CH को। तो EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, और EOQ का बेसिकली मीनिंग होता है कि एक बार में इन्वेंट्री मैनेजर कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेगा ताकि उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट्स ऑप्टिमम रहे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये सब ऑप्टिमम रहे, कम से कम रहे। अब EOQ के बाद अगला फॉर्मूला नोट करिएगा। Next formula is for number of orders. Number of orders का फॉर्मूला है D, डिमांड अपॉन EOQ। मान लीजिए डिमांड है 10,000 यूनिट की, 10,000, राइट, और EOQ आ गई आपकी 2,000 यूनिट, 2,000। तो डिमांड 10,000 अपॉन एक बार में ऑर्डर प्लेस करोगे तो कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करोगे आप? 2,000 का। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे? 5 ऑर्डर्स। तो इन्वेंट्री मैनेजर को ये जानना भी बड़ा जरूरी होता है कि उसको साल भर में कितने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है D, डिमांड अपॉन EOQ। तो जो भी डिमांड होगी उसको डिवाइड कर देना EOQ से, जो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, राइट। एक और फॉर्मूला लिखिएगा, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स। 2 ऑर्डर के बीच में कितना वक्त होना चाहिए? अगर आप मंथ वाइज निकाल रहे हैं तो 12 ले लेना, वीक वाइज निकाल रहे हैं तो 52, और डे वाइज निकाल रहे हैं तो 365 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो जैसे आपके साल भर में 5 ऑर्डर आए, अगर आपको पता लगाना हो कि एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना वक्त होना चाहिए, तो वो निकालते हैं टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर से। मान लीजिए मंथ वाइज निकाल रहे हैं तो साल में 12 महीने होते हैं। जब भी कुछ नहीं दे रखा हो तो हमेशा मंथ वाइज निकालना। अगर आपको बोले टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स वीक्स के अंदर निकालना है तो 52 ले लेना, बिकॉज इट इज जनरली अज्यूम्ड दैट इन एन ईयर देयर आर 52 वीक्स। और अगर डे वाइज निकालना हो तो आपको 365 लेना पड़ेगा, because in an year generally there are 365 days। तो डे वाइज निकालना हो तो 365, वीक वाइज निकालना हो तो 52 लीजिएगा। मंथ वाइज अगर आपको टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स निकालना है तो वो टाइम मंथ वाइज में 12 लेना, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। और अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो तो सबसे बेस्ट होता है हमेशा मंथ वाइज ही निकाल लीजिएगा, सारे झंझट ही खत्म। तो जैसे 12 ले लिया, अभी अपने आए थे ना 5 ऑर्डर, तो 12 अपॉन 5 किया तो ये कितना आ गया? 2.4 मंथ्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में 2.4 मंथ्स का वक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर इन्वेंट्री मैनेजर को 5 ऑर्डर करने हैं तो एक ऑर्डर आज कर दिया, एक ऑर्डर कल, एक परसों, एक आगे चलकर सैटरडे को, एक संडे को, मतलब 5 दिन लगातार कर दो। नो, आपको ध्यान रखना है कि एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने एक ऑर्डर आज किया 2000 यूनिट का, अभी वो कंज्यूम हुई नहीं, आपने कल बिना सोचे समझे अगर एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया, 2000 यूनिट और खड़ी हो जाएंगी आपके गोडाउन में, उनको स्टोर करने की दिक्कत, फिर वो क्या होगा? बेकार हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, पिलफरेज होगा, वेस्टेज होगा। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजर को ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना गैप रखना चाहिए। वो कैसे आएगा? 12 मंथ वाइज निकालना हो, 52 अगर आपको वीक वाइज निकालना हो टाइम, और डे वाइज निकालना हो तो 365 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो अभी तो आपको केवल ये एक ओवरव्यू दे रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट कराएंगे तो सारे फॉर्मूले अप्लाई करना सीखेंगे आप। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और जिसको आप लोग लगाएंगे आज, वो है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी निकालना सीखेंगे आप। वो कैसे आती है? उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट।
plus total carrying cost. So this is how you are going to calculate total inventory cost. और total purchase cost कैसे आएगी? इसका एक फॉर्मूला होता है, जितनी भी डिमांड है, मान लो आपकी 10,000 यूनिट डिमांड है, 10,000 यूनिट खरीदनी है आपको, एक यूनिट का परचेज कॉस्ट है 100 रुपए, 100 रुपए, तो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 10 लाख आ गई, तो डिमांड इनटू कॉस्ट पर यूनिट, इससे तो निकल जाएगी आपकी परचेज कॉस्ट। डिमांड, एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? इसके लिए फॉर्मूला होता है डिमांड अपॉन ईओक्यू इनटू सीओ। ये कैसे लगता है? डिमांड अपॉन ईओक्यू से तो निकलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। मान लो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए 5, एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट है 100 रुपए, तो 5 ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 5 इंटू 100 किया, 500 रुपए। तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड है? डी अपॉन ईओक्यू। इससे आते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये देखो यहाँ पर, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स को जब आप एक यूनिट की ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आती है? इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ये आती है हमेशा हाफ ईओक्यू पे। ये एक रूल है इन्वेंट्री का कि हमेशा हाफ ईओक्यू पे आती है, तो जितनी भी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगी उसका हाफ अमाउंट ले लीजिएगा और उसको CH मतलब एक यूनिट के होल्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगी टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट, इसको निकालने का फॉर्मूला EOQ by 2 इनटू CH, ये निकलती है हमेशा हाफ EOQ पर, और कैरिंग कॉस्ट को डिनोट करते हैं आप CH से। तो अब एक बार नोट कर लीजिएगा इन फॉर्मूले को, फिर स्टार्ट करते हैं इनके प्रैक्टिकल्स। हरी अप, नोट कीजिएगा इन फॉर्मूले को, और जैसे ही नोट हो जाए तो आप बता दीजिएगा, ताकि फिर इनके प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। काइंडली टेक डाउन ऑल these 4 formulae which are going to be used in today's class. Then we are going to start with their practicals. Done? Okay. So you started replying. Vicky का भी reply आ गया कि he has taken it down, and some other students are also responding that you have taken this down. Okay. Now let us start. अभी ये फॉर्मूले बोर्ड पर ही रहेंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, फॉर्मूले यूज भी होंगे। Now what you have to do? You have to open up पेज नंबर 126 निकालिएगा एक बार, पेज 126, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। पेज 126 पर क्वेश्चन नंबर 7 ओपन कीजिएगा एक बार, पेज 126, क्वेश्चन नंबर 7। Now what is it saying? Listen. The annual demand for a product is 6400 units. अब आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले तो आप देखोगे कि आपको गिवन क्या क्या है। फर्स्टली आपको गिवन है एनुअल डिमांड, मतलब डी की वैल्यू दे दी। एनुअल डिमांड इज 6400 यूनिट्स, 6400 यूनिट्स दे दी आपको। द यूनिट कॉस्ट इज ₹6, तो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट दे दिया आपको ₹6। ₹6 इज द कॉस्ट पर यूनिट। एंड आगे पढ़िएगा, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 25% ऑफ द यूनिट कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट मतलब CH, ये दे दी 25%, ये हमेशा पर एनम ही होती है, एंड इट इज 25% ऑफ द यूनिट कॉस्ट। तो यूनिट कॉस्ट कितनी है? यूनिट कॉस्ट है 6 रुपए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैरिंग कॉस्ट के बारे में यहां तो लिख दिया कि ये कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर बेस्ड है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में नहीं लिखा हुआ होता है, तो नहीं लिखा हुआ हो तो घबराइएगा मत। जब भी कैरिंग कॉस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होगा, वो आपको हमेशा यूनिट कॉस्ट के ऊपर ही लेनी पड़ेगी। तो यूनिट कॉस्ट कितनी है? 6 रुपीज है, तो 25% ऑफ 6 निकाला, कितना आ जाएगा?
1.50। तो कैरिंग कॉस्ट के बारे में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, वो हमेशा किसके ऊपर ली जाएगी? कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर, राइट। कभी कोई और वैल्यू दे दी तो बात अलग है, नहीं तो या तो मेंशन करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। द कैरिंग कॉस्ट इज 25% ऑफ द यूनिट कॉस्ट। यहाँ तो आपको मेंशन कर दिया कि कैरिंग कॉस्ट 25% है यूनिट कॉस्ट के ऊपर, लेकिन कभी किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं हुआ तो भी आपको उसको यूनिट कॉस्ट पर ही लेना पड़ेगा। यूनिट कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट, उस एक यूनिट की यानी एक प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट होगी उसके ऊपर कैरिंग कॉस्ट निकलती है, और वो कितनी दी हुई है? 25%। 6 रुपए का कितना हो गया? 1.50। और देखते हैं क्या दिए। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट इज ₹75। कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या बताई थी, क्या होती है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट? इसका एक दूसरा नाम बताया था आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले। क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट? एनीबॉडी रिमेंबर्स या भूल गए सबके सब? ऑर्डरिंग कॉस्ट। वेरी गुड। आर्यन, आयुष और विकी याद रखते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट है, बाकी बच्चे भूल गए शायद। तो देख लो, हमारी बात भूल जाओ तो कोई बात नहीं। आज आर्यन की, आयुष की और विक्की की बात याद रखना कि कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट का दूसरा नाम होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर CO, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CO? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज, द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट इज ₹75। वो अपने को दे दिए 75। अब इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट, EOQ कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट इज कैलकुलेशन ऑफ EOQ। अब उसका फॉर्मूला है 2 into डिमांड into ऑर्डरिंग कॉस्ट बाय होल्डिंग कॉस्ट। इसका मतलब 2 into डिमांड कितना है? डिमांड है 6400, दिया है ना आपको क्वेश्चन में। ऑर्डरिंग कॉस्ट CO वो दे दिया 75 अपॉन CH कितना आया था? 25% ऑफ 6 मतलब 1.50। तो अब मल्टीप्लाई करो 2 को 6400 से, 2 को मल्टीप्लाई करिए 6400 से और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करिएगा 75 से। जो भी आंसर आएगा डिवाइड करो 1.50 से और अंडर रूट लेकर बताओ कितना आ रहा है। ये आंसर भी आर्यन का सबसे पहले आया है। वेरी गुड आर्यन। और आर्यन का आंसर है 800 यूनिट्स। इसका मतलब हुआ वो इन्वेंट्री मैनेजर जब एक बार में ऑर्डर करेगा तो कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेगा? वो एक बार में ऑर्डर करेगा तो वो सीधे सीधे 800 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेगा, राइट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो दिस वाज पार्ट नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड पार्ट। तो इसको एक बार सेपरेट कर देते हैं ताकि मिक्स ना हो। सेकंड पार्ट पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान दो। सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब आपको क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो आराम से ठंडे दिमाग से कीजिएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला है डिमांड अपॉन EOQ। अब डिमांड कितना है? डिमांड है हमारे पास 6400। EOQ एक बार में मैनेजर ऑर्डर करेगा तो कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेगा? 800 का। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे? 6400 अपॉन 800, ये आ जाएगा 8। तो वो 8 ऑर्डर्स पूरे साल भर में प्लेस कर देगा। यस, यू कैलकुलेटेड। आयुष, आर्यन एंड विकी, they have all calculated the number of orders and the number of orders are 8. अब आगे बढ़िए third part. Now we are progressing on the third part. थर्ड पार्ट में लिखा है टाइम बिटवीन 2 consecutive orders, मतलब 2 ऑर्डर के बीच में कितना वक्त होना जरूरी है। टाइम बिटवीन 2 consecutive orders। तो टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स निकालेंगे हम। तो टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि वीक्स में निकालो आप या डेज में निकालो या मंथ्स में निकालो। तो जब भी कुछ भी नहीं लिखा होगा तो आप हमेशा मंथ वाइज निकाल लेंगे, वो सबसे सीधा और सिंपल कैलकुलेशन होता है। तो 12 लेना अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फॉर्मूला है ना ये वाला, 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आए हैं 8, तो
12/8 सॉल्व किया तो ये हो गया 1.5 मंथ्स। इसका मतलब हुआ हर 1.5 महीने के बाद वो एक ऑर्डर प्लेस करता जाएगा, राइट, हर 1.5 महीने के बाद। तो एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना वक्त होना जरूरी है? 1.5 मंथ्स। अब नोट करिएगा, देन वी आर गोइंग टू डू अनदर क्वेश्चन ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कीजिएगा एक और क्वेश्चन, नोट कीजिएगा इसको, फिर एक और क्वेश्चन करवाते हैं। और जब नोट हो जाए तो एक बार आप रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा कि ये आपका नोट हो गया है। देन वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस विद अनदर क्वेश्चन। और टिक करते जाइएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, तो जिनका हो गया ओके, जो ऑल टेकन इट डाउन, आप सबके रिप्लाईज देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दो, पेज 126, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है ABC कंपनी buys in lots of 125 boxes which is a 3 months supply। तो ABC कंपनी 125 यूनिट खरीदती है 3 महीने के अंदर। तो एक चीज बताओ, अगर आपका एक पेन 3 महीने चल रहा है तो साल भर में कितने पेन खरीदने पड़ेंगे? रिप्लाई करिएगा। एक पेन 3 महीने चल रहा है, एक पेन, आपको काम करना है साल भर के लिए, तो साल भर में कितने पेन खरीदोगे आप? आर्यन और विक्की ने रिप्लाई किया है 4। वेरी गुड। 3 महीने में एक पेन बेकार हो गया आपका, 6 महीने में दूसरा, 9 महीने में तीसरा और 12 महीने में चौथा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 3 महीने में एक पेन आपका खत्म हो जाता है। साल भर काम करना है आपको, तो 12/3 किया, 4 बार आपको पेन खरीदना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास 125 यूनिट खरीदनी है, लेकिन वो हर 3 महीने में खरीदोगे। तो 3 महीने में 125, तो जैसे पेन था 3 महीने चलता है तो 4 बार खरीदना पड़ेगा। 125 यूनिट भी कितनी बार खरीदनी पड़ेगी? 4 बार। 3 महीने में एक बार खरीद रहे हो, 6 महीने में दूसरी बार, 9 में तीसरी बार और 12 में कितनी हो गई? चौथी बार। तो 125 into 4 किया, एनुअल डिमांड कितनी हो गई? 500 यूनिट्स। एक तो ये याद रखिएगा, कभी डिमांड की जगह सप्लाई बढ़ आ जाए तो भी आपको उसको डिमांड ही एज्यूम करना है। पॉइंट नंबर 1, ये अजम्पशन याद रखना है आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। दूसरा, इस लाइन को फिर से एक बार पढ़ के बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ABC कंपनी buys in lots of 125 boxes which is a 3 months supply। तो 125 यूनिट एक बार खरीदी, लेकिन वो 3 महीने में ही कंज्यूम हो गई, 3 महीने में ही खत्म हो गई पूरी। काम साल भर के लिए होता है, साल भर में कितनी बार खरीदोगे? 4 बार। तो 125 into 4 किया। अपने को तो मतलब है एनुअल डिमांड से। एनुअल डिमांड कितनी आ रही? 500। चलते हैं आगे। और द कॉस्ट पर बॉक्स इज ₹125। कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट है ₹125। 125 रुपए का एक यूनिट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और देखो, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹250 पर ऑर्डर। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹250 पर ऑर्डर। हर ऑर्डर की कॉस्ट है 250 रुपए। और क्या दिया हुआ है? द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू पर एनम। ये हमेशा पर एनम होती है, यानी कि अगर पर मंथ दे रखी हो ना तो 12 से मल्टीप्लाई करके उसको पर एनम बनाना पहले। तो अभी तो ये पर एनम ही है। कितनी है पर एनम? 20%। तो 20% ऑफ दिया हो या नहीं दिया हो, ये किस पे लोगे आप? यूनिट वैल्यू पर। और यूनिट वैल्यू कितनी है? कॉस्ट पर यूनिट है 125 रुपए। तो 20% ऑफ 125 निकालो, कितना होता है एक बार? 125 का 20%, 125 का 10% हो गया 12.5 रुपए, और 20% हो गए 25। तो आर्यन वेरी गुड एंड विक्की बोथ हैव कैलकुलेटेड 125 का 20% हो गया यहाँ पर सीधा सीधा 25 रुपए। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 25। अब क्या बोल रहे हैं? पहला EOQ,
दूसरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो पहले दो पार्ट तो अब आप सभी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट तो ईओक्यू निकालना है। अब ईओक्यू कैसे आएगा आपका, ईओक्यू के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स तो नहीं निकालना, तो वो तो मत निकालिएगा, लेकिन ईओक्यू जरूर निकाल सकते हैं आप लोग। 2 इंटू डिमांड, डिमांड कितना है 500 इंटू सीओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 250 अपॉन सीएच वो है 25। तो अब इसको सॉल्व करिए एक बार और बताओ ईओक्यू कितनी आ रही है। ये भी आर्यन और विक्की की सबसे पहले आई है। आज आप दोनों तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड। और आप लोगों के आंसर सब पढ़ के बताते हैं सबको। ईओक्यू आप लोगों की आ रही है 100 यूनिट्स, वेरी गुड विक्की एंड आर्यन। तो 100 यूनिट्स इज द ईओक्यू। नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो भी इजीली निकाल सकते हैं आप। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला था डिमांड अपॉन ईओक्यू। तो डिमांड है अपने पास, एनुअल डिमांड 500 और ईओक्यू है 100। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए 5। तो पूरे साल भर में आप 5 ऑर्डर प्लेस करेंगे, राइट। या आयुष ने भी बता दिया है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 5। और अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो एक बार ये तीनों पार्ट समझ लेना, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। थर्ड पार्ट है यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। तो अब आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला लगेगा डिमांड, पहले तो परचेज कॉस्ट निकालना। अब समझना कैसे आएगी। परचेज कॉस्ट के लिए चाहिए डिमांड और उसको मल्टीप्लाई करिएगा कॉस्ट पर यूनिट से। तो डिमांड कितनी है, डिमांड है 500। तो पहले तो 500 को कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट है 125, तो 125 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो आ जाएगी परचेज कॉस्ट प्लस डिमांड अपॉन ईओक्यू। डिमांड कितनी थी अपनी 500, ईओक्यू अभी अभी आपने बताई है सॉल्व करके 100। तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट आएगी ना, डिमांड है 500, ईओक्यू है 100। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए डिमांड अपॉन ईओक्यू इनटू सीओ। एक बार ऑर्डर करते हैं तो एक बार के ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है 250 रुपीस, इनटू कर देना 250 प्लस ईओक्यू बाय 2। कैरिंग कॉस्ट निकलती है हमेशा हाफ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी के ऊपर, तो ईओक्यू आई है अपनी 100, राइट। तो 100 अपॉन 2 किया इनटू CH। एक बार एक यूनिट आप स्टॉक करते हैं तो एक यूनिट का होल्डिंग कॉस्ट है 25 रुपए, तो उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। और ये बता रहे हैं आप में से विक्की सबसे पहले जवाब दे रहे हैं 65,000। लेट मी जस्ट चेक योर आंसर कि 65,000 है या नहीं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी वेल डन। 65,000 आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। आया कैसे ये, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू चेक कराओ। 500 को 125 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है, टाइप करो कि 62,500, ओके, प्लस 500 को 100 से कैंसिल कर दिया, ये तो हो गया 5 इंटू 250 किया, 5 इंटू 250 1250। वेरी गुड आर्यन, आपने भी 1250 ही बताया। और अगला करो, हाफ ईओक्यू 100/2 हो गया 50, 50 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 50 को 25 से किया, क्या आ जाएगा 1250। अब इन सबका टोटल कर दो तो 1250 और 1250 2500, 2500 और 2500 ये हो जाएगी फाइनल आंसर ₹65,000। दिस इज गोइंग टू बी द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे आती है, पहले परचेज कॉस्ट लेना, राइट, समझ लेना जिनको अभी भी डाउट रह गया हो। परचेज कॉस्ट वो है डिमांड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। परचेज कॉस्ट आ जाएगी, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो आते हैं डिमांड अपॉन ईओक्यू से, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स को एक ऑर्डर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना, वो दी हुई थी अपने को 250 रुपए। और कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, हाफ ईओक्यू
इंटू सी एच कितना अपना क्वेश्चन में 25 दिया हुआ था, प्लेस किया, सॉल्व किया और आयुष, आर्यन, विकी इन सब ने आंसर बताया है। इन सब का आंसर आ रहा है 65,000 रुपीज। तो अब एक बार नोट कीजिएगा, देन वी आर गोइंग टू डू वन मोर क्वेश्चन। नोट कर लीजिएगा एक बार इसको, जिनका रह गया है। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ये तो हो गया था नोट। कॉस्ट का जरूर रह गया है कुछ स्टूडेंट्स का, तो कॉस्ट वाला हिस्सा भी नोट कर लीजिएगा। और जैसे ही आपका नोट हो जाए तो रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा कि यू हैव टेकन इट डाउन, ताकि फिर एक और क्वेश्चन कर पाए आपको। तो इन्वेंट्री में ये EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स, इन्वेंट्री कॉस्ट, ये निकालना बड़ा जरूरी है। ओके, यू स्टार्टेड रिप्लाइंग दैट यू हैव टेकन इट डाउन। Let's progress to another question and it's a tough one. अगला क्वेश्चन समझिएगा, टिक करते जाओ जो होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 is done, 8 is done. नंबर 12 निकालो, पेज 27, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिएगा लिखा हुआ है the inventory manager of a company has collected the data for a product. अब इन्वेंट्री मैनेजर ने कुछ डेटा कलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 12 में। ध्यान दीजिएगा, बड़ी सारी कॉस्ट दे रखी हैं, लेकिन अब आप पहचानो इसमें डिमांड कितनी है। रिप्लाई करिए, डिमांड ढूंढो जल्दी से, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। क्योंकि कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं ना, EOQ निकालो, तो पहला पार्ट तो EOQ है। EOQ के लिए विक्की ने सबसे पहले डिमांड ढूंढी है और उन्होंने रिप्लाई किया है 10,000। फिर आर्यन ने ढूंढ ली, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 8th लाइन में गिवन है कि जो डिमांड की वैल्यू है अपनी वो है 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स। अब आगे देखो, इसमें हमें पहचाननी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब जिन जिन कॉस्ट के आगे पर ऑर्डर लिखा है ना, वो सब ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो आप उन सब के आगे अपनी बुकलेट्स में CO लिखते जाना। CO, जिन जिन कॉस्ट्स के आगे पर ऑर्डर लिखा है। जैसे देखिएगा सेकंड लाइन में लिखा है ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज इक्वल टू ₹1000। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक तो CO अपने को दे दी 1000, ठीक है। पर ऑर्डर जिनके आगे लिखा है वो सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होंगी। फिर इसी के नीचे है इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर। कितनी है इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर? 500। तो उसके आगे भी अपनी अपनी बुकलेट्स में लिख लो CO, उससे इजी रहेगा। CO लिखते जाना ताकि ध्यान रहे। इसी के नीचे है फॉलो अप कॉस्ट पर ऑर्डर। फॉलो अप कॉस्ट पर ऑर्डर है ₹800। तो ये भी आपको एक तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट पकड़ा दी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 800। और मतलब फॉलो अप कॉस्ट पर ऑर्डर 800। और इसी के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 7th लाइन को अंडरलाइन करना, जिसमें लिखा है अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर दे दिया ₹1700। तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर है 1700। और आप लोगों को बताया था प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट का ही दूसरा नाम होता है। एक तो ये ध्यान रखना, दूसरा अगर आप ये लाइन देखें ध्यान से, इसमें भी आगे पर ऑर्डर लिखा हुआ है। तो पर ऑर्डर लिखा है तो मतलब ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। इसमें भी अपनी बुकलेट्स में CO लिख लेना। अब ये तो सारी हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। इन सब के आगे पर ऑर्डर पर ऑर्डर पर ऑर्डर लिखा हुआ है। तो पर ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ हो ना, समझ जाना वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। टोटल करके बताओ ये टोटल कितना आ रहा है? आयुष ने बताया है ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल है 4000। वेरी गुड। इन सब का टोटल कर दिया तो हमें पता लग गया कि ये जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 4000 CO, राइट। उसके बाद आगे देखो, अब जितनी भी बची हुई कॉस्ट है
वो सारी हो जाएंगी CH। एक तो इंटरेस्ट ऑन स्टॉक, जो आप स्टॉक रख रहे हैं, राइट, स्टोर करके रख रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन स्टॉक। कितना है ये इंटरेस्ट? 20% पर एनम, तो 20% हो गया ये। उसके नीचे है 5th लाइन में, पढ़िए ध्यान से, पिलफ्रेज व्हाइल होल्डिंग इन्वेंट्री। पिलफ्रेज का मतलब होता है चीजों का सड़ जाना, बेकार हो जाना, खराब हो जाना। पिलफ्रेज व्हाइल होल्डिंग इन्वेंट्री इज 5%। तो होल्डिंग वर्ड आ गया ना, होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 5%। अगर मान लीजिए आपका एक वेयर हाउस है, गोडाउन है, जहां पर आप वेजिटेबल्स स्टोर करके रखते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो इसमें बता रहे हैं वो सड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो वो स्टोर करते टाइम बेकार होते हैं, तो ये कॉस्ट भी किसकी है? स्टोरेज कॉस्ट, राइट। और देखो आगे, अदर होल्डिंग कॉस्ट है 15% पर एनम। तो अदर होल्डिंग कॉस्ट क्या हो गई? 15%। टोटल करो, 20 और 5 15, और 15 कितना हो गया ये? 40%। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कॉस्ट पर यूनिट कितनी है इस क्वेश्चन में? व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट पर यूनिट ढूंढो, किसी को नजर आ रही है क्या? कहां पे दिया है कॉस्ट पर यूनिट? डिमांड के नीचे दिया हुआ है, कॉस्ट पर आइटम इज ₹100, राइट। वेरी गुड आयुष, विक्की एंड आर्यन, सही ढूंढ लिया आप लोगों ने। 40% ऑफ ₹100, तो कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में दिया है 100, बिल्कुल डिमांड के नीचे। तो 40% ऑफ 100 निकाला, कितना आ गया? ₹40। अब देखो आप, हमारे पास डिमांड भी है, सीओ भी है। सीओ कितना हो गया? सीओ है 4000, और होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 40। तो अब सबसे पहला पार्ट है ईओक्यू निकालना है। तो ईओक्यू कैसे आएगा? ईओक्यू का फॉर्मूला याद रखना है हमें, वो क्या है? 2 into डिमांड इंटू CO बाय CH। तो अब अपने कैलकुलेटर्स निकालो। डिमांड कितनी है अपनी? 10,000, ये तो 10,000 ले लीजिएगा, और ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है 4000 अपॉन कैरिंग कॉस्ट CH ये है 40। करो सॉल्व एक बार और बताइए आंसर क्या आ रहा है आपका। 2 into 10,000 into 400 डिवाइडेड बाय 40। पहले पूरा सॉल्व करिएगा और सीधे अंडर रूट का बटन दबा देना। पूरे को सॉल्व करके ये आंसर निकाल भी लिया है आप लोगों ने। वेरी गुड, विक्की एंड आयुष, आर्यन, आप तीनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी निकालना है, जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आज तो और भी काफी स्टूडेंट्स हैं, राइट। आई कैन सी सो मेनी स्टूडेंट्स टुडे, लाइक राघव, जय, सभी को ट्राई करना है, डिम्पल। तो इन सबको सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है 1414.21 बता रहे हैं आप। तो इसको राउंड ऑफ कर लेना, 0.5 के ऊपर होता तो 5 कर लेते हैं, उससे कम है तो ये सीधे सीधे बन जाएगा 1414 यूनिट्स। ये तो हो जाएगा आपका इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़िए। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है ये भी आपको बता देते हैं, तो फिर थर्ड पार्ट वो आराम से करेंगे। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे आएगी समझिएगा इसको, फॉर्मूला तो यही लगेगा, टोटल परचेज कॉस्ट, तो इसको ऊपर कर देते हैं, राइट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, और ये तब कर रहे हैं जब ईओक्यू है हमारी 1414। ईओक्यू 1414 है, याद रखना। तो सबसे पहले तो डिमांड को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर यूनिट से। तो डिमांड कितनी है? डिमांड है हमारे पास क्वेश्चन में 10,000, तो 10,000 को मल्टीप्लाई किया कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितना था क्वेश्चन में? कॉस्ट पर यूनिट था सीधे सीधे 100। देखो कॉस्ट पर यूनिट था अपने पास 100, तो 10,000 को तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, पहला काम। इससे क्या है? परचेज कॉस्ट। दूसरा है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे, तो कैसे आएगी? डिमांड अपॉन ईओक्यू। डिमांड है 10,000, सॉरी डिमांड है 10,000
इसको डिवाइड कर देना EOQ से। EOQ कितनी है? EOQ है 1414 और एक ऑर्डर की कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो CO कितना आया था अपना 4000। ये सॉल्व कर लेना। अब अगला देखो, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकलती है हाफ EOQ के ऊपर, तो हाफ EOQ मतलब EOQ था हमारा 1414, 2 से डिवाइड किया मल्टीप्लाइड बाय CH, तो होल्डिंग कॉस्ट कितना है? एक यूनिट का स्टोरेज कॉस्ट है 40 रुपीज। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दो एक बार, आप सॉल्व करते ही आ जाएगी आपके पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। देखो कितनी आ रही है। आयुष ने बताया सबसे पहले 10,56,568। वेरी गुड। और आयुष बाइफर्केशन बताओ। आपने सबसे पहले बताया ना 10,000 को 100 से किया, ये तो आ गया 10 लाख, ये तो पता लग रहा है। ये बताइए ये कितना आ रहा है? 10,000 अपॉन 1414 इंटू 4000। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। तो विक्की बता रहे 28288 और ये आखिरी वाला 1414/2 इंटू 40, 1414/2 इंटू 40। देखो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके कुछ अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोग के। 28280, ठीक है 28280 1414 मतलब ये तो कट गया 20 और 14 को 20 से गया तो 28280। हाँ बिल्कुल सही है। और इसका टोटल आ गया अपना रुपीज 10,28,000 और 26 56,000 और 200 568। ऑलमोस्ट बिल्कुल सही निकाला है आपने। 10,56,568। नोट कीजिएगा एक बार इसको, फिर आपको करवाते हैं इसका थर्ड पार्ट। राइट, बिल्कुल सही निकाला है आपने। कैलकुलेट कीजिएगा। और जब हो जाए आपका नोट तो एक बार जरूर बता दीजिएगा, so that we progress with the third part. Okay, done? ठीक है। Now we are going to solve the third part. पहले तो third part सुनिएगा ध्यान से, फिर solve करवाते हैं। अब ये कह रहे हैं थर्ड पार्ट में, पहले स्टेटमेंट सुनो ध्यान से। If there is a discount of 10%, आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का, for ordering quantity of 1500 units, और आपको लालच भी दिया जा रहा है कि पहले जो 14 यूनिट्स था ना, उसकी जगह अब आप ऐसा करो सीधे 1500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर दो, तो उससे क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर आगे पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द ऑर्डरिंग पॉलिसी ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजर। तो इन्वेंट्री मैनेजर की ऑर्डरिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अब क्या करेंगे आप समझना ध्यान से। हमने एक बार तो EOQ निकाल ली, राइट, सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में फिर से हम इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे थर्ड पार्ट के अंदर, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। लेकिन अब EOQ जो लेंगे आप वो 1500 यूनिट लोगे, पूरे 1500 यूनिट, राइट, क्योंकि आपको बोल रहे हैं ना आप सीधे 1500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर दो। तो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का, कितनी यूनिट्स का, 1500 का। तो अब नई EOQ यही हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इस 1500 यूनिट पर इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे और दोनों में से जिसका भी इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होगा बस वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इन्वेंट्री कॉस्ट इसकी तो आ गई, अब इसकी भी निकालेंगे। लेकिन 1500 यूनिट ऑर्डर करने पर एक बेनिफिट मिल रहा है आपको, क्या, कि 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। जब 10% का डिस्काउंट देंगे तो समझना उससे फर्क क्या पड़ेगा। पहला, टोटल परचेज कॉस्ट 10,000 यूनिट आपकी ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन अब कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपए नहीं रह जाएगी। अगर 100 रुपए किसी चीज की कीमत है और आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रह जानी चाहिए। रिप्लाई करो जल्दी से एक बार। 90 रुपीज। वेरी गुड विकी।
100 रुपए का एक प्रोडक्ट है और वो शॉपकीपर आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए, तो 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो वो चीज कितने रुपए की पड़ गई, 90 रुपीस की। ये ध्यान रखना है आपको। तो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 10,000 को अब आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई ना डिस्काउंट के बाद। इसी तरह से डिमांड अपॉन ईओक्यू, डिमांड तो 10,000 है लेकिन अब ईओक्यू 1414 नहीं है, ईओक्यू कितनी है 1500। यही तो लालच दिया जा रहा है आपको, 1500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर दो, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 4000 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आप, राइट, वो 4000 ही रहेगी। अगला ईओक्यू बाय 2, ईओक्यू तो है 1500 अपॉन 2 किया, अब 1500 हो गई ना ईओक्यू इनटू सीएच। अब जो सीएच है आपकी होल्डिंग कॉस्ट, कोई बता सकता है होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी? पहले जो थी होल्डिंग कॉस्ट वो तो थी 40 रुपए। कैन समबडी रिप्लाई व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू होल्डिंग कॉस्ट? 36। वेरी गुड विक्की, अगेन आपको ध्यान रखना है कि 40% तो थी होल्डिंग कॉस्ट, लेकिन पहले 100 रुपए की निकाली थी, अब कीमत 100 रुपए तो नहीं रह गई, अब 10% डिस्काउंट के बाद कॉस्ट पर यूनिट तो 90 रुपए ही रह गई, तो 40% ऑफ 90 निकाला, ये कितना हो गया 36। तो एक यूनिट का जो कैरिंग कॉस्ट है वो आ गया 36। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना और इसकी कॉस्ट निकालना, और दोनों अल्टरनेटिव्स में से जिसकी कॉस्ट कम होगी बस वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, और वही होगी ऑर्डरिंग पॉलिसी। करिए नोट और निकालो इसका आंसर कितना आ रहा है, करिए ट्राई एक बार, इसको सॉल्व करिए। ओके, सॉल्व बाय आर्यन, वेरी गुड आर्यन, आपका आंसर है 9,53,667। ठीक है, वेरी गुड। बाइफरकेशंस बताइएगा, 10,000 को पहले 90 से मल्टीप्लाई किया, ये तो हो गया होगा 9 लाख, 10,000 को 90 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है आर्यन, वेरी गुड। अब ये बताओ 10,000 को 1500 से डिवाइड किया इनटू 4000, ये कितना आ रहा है? विक्की ने कैलकुलेट किया है और आर्यन भी बता रहे हैं, ये आ रहा है 26,667, राइट। ये तो बड़ी यूनिक सी फिगर आ रही है, 26,667। लेट मी जस्ट चेक, 10,000 डिवाइडेड बाय 1500 इनटू 4000, वेरी गुड। 26,666.66 था, जिसको राउंड ऑफ किया तो 26,667 हो गया। नेक्स्ट अगला कितना है आप लोगों का? 27,000, वेरी गुड, 27,000 है आयुष का आंसर, 27,000 ही है आर्यन का आंसर, और यही आंसर है विक्की का, वेरी गुड। तो अब इनका टोटल कर दिया, टोटल कितना आ रहा था आपका? 9,53,667। तो 9,53,667 ये तो आ गया जब 1500 यूनिट ऑर्डर प्लेस करेंगे, और जब आप 14 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे थे तो टोटल कॉस्ट आ रही थी 10,56,568। तो अब इन्वेंटरी मैनेजर ने देखा कि इसमें तो आ रही थी कॉस्ट 10 लाख के ऊपर, यहाँ आ रही है 9 लाख के आसपास, तो इस पर्टिकुलर प्रपोजल की कॉस्ट कम है, इसीलिए आपका कंक्लूजन होगा द ऑर्डरिंग पॉलिसी ऑफ 1500 यूनिट्स विल बी सेलेक्टेड। आई रिपीट, आप बताएंगे, यहां पर देख सकते हैं आप सब, आपने खुद ही कैलकुलेट किया है, कॉस्ट पर यूनिट यहां पर कम है 9,53,667 का, तो आप बता देंगे ऑर्डरिंग पॉलिसी ऑफ, ऑर्डरिंग, हाँ वेरी गुड, ऑर्डरिंग पॉलिसी, आप रिप्लाई भी कर रहे हैं कंक्लूजन को, वेरी नाइस। ऑर्डरिंग पॉलिसी ऑफ 1500 यूनिट्स विल बी एक्सेप्टेड, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। अब आप लोग टिक कर लीजिएगा वो 5 क्वेश्चन जो होमवर्क में करेंगे, राइट, साथ साथ करते जाइएगा और अपने आंसर चेक करा लेना, तो क्या होगा कि लास्ट में ज्यादा लोड नहीं होगा,
तो आप लोग एक तो ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 12 पे जैसे ही है 11, उसके बाद करिएगा क्वेश्चन नंबर 9, 11 9, देन 5, क्वेश्चन नंबर 1 2019 में आया था 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गलत है, इसलिए 3 का जरूर करिएगा। 3 का आंसर जो है कॉस्ट में वो मिसप्रिंट है, तो ट्राई जरूर करना ताकि आप लोग आंसर चेक करवा लें। और ये अभी तो फिलहाल 5 कर लेना, 11 9 5 1 और 3। ये 5 क्वेश्चन जब हो जाए तब उसके बाद और होमवर्क दे देंगे, तो ये नोट कर लीजिएगा, होमवर्क नोट कर लीजिएगा। एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन द नेक्स्ट क्लास।